हेलो दोस्तों, कैरियर ऑन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने पॉलिटी का क्लास लेने के लिए। पिछले वीडियोस में हमने अपना पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया था जो यूनियन लेवल पे था, और अब आज के जो वीडियो में है हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। चाहे वीडियो थोड़ा भी लंबा हो जाए, 1.5 घंटे का हो जाए। आपने जैसा देखा होगा कि मेरे जो यूजुअल जो वीडियोस होते हैं वो 1 से 1.5 घंटे के वीडियोस होते हैं। तो अगर आज मैं बात करूं तो आज का जो हम लोगों का एजेंडा होगा वो हम लोग आज स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य का विधानमंडल और अपने जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जितने भी इमरजेंसी पावर्स हैं, उनको अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर ये सेम वैसे ही है जैसा अपना यूनियन के लेवल पे था। जैसे अपन लोगों ने बताया है कि हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हमारा यूनियन और स्टेट के लेवल पे एक जैसा ही है। तो इसीलिए जैसे यूनियन में पार्लियामेंट है, इसमें अपना क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। अब अगर मैं इस राज्य के विधानमंडल की बात करूं तो ये भी किसी न किसी आर्टिकल में दिया ही होगा और किसी न किसी पार्ट में दिया होगा। तो जैसे मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट जो था पहले, जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पार्लियामेंट जो था वो पार्ट 5 में दिया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य हमारे किस में है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो पार्ट 6 के अंदर जो आया है, पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल, पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, 168 से लेकर 212 तक इसकी बात की गई है। कितने तक? 168 से लेकर 212 तक बात की गई है, जिसमें 168 का आर्टिकल है उसमें बताया कि आपके राज्य की एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर, अब अपन ने देखा था कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर दो हाउस होते थे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हम लोगों ने इसमें भी यही करने की कोशिश की थी कि हाँ, हम भी एक बायकैमरल बनाएंगे, मतलब 2 हाउसेस बनाएंगे, 2 हाउसेस बनाएंगे। बाय कैमरल होगा, इट मींस उसमें 2 हाउस होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, एक उचली, एक ऊंची और एक नीची हाउस। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि यार जितना जरूरत हो उतना ही तो बनाओगे, क्योंकि वो तो पूरे ऑल इंडिया लेवल को संभालना है, इसलिए हम लोगों ने उसमें 2 हाउस बना दिए। तो इसमें हमने क्या किया कि अगर किसी भी राज्य में जरूरत दिखी कि हम लोगों को 2 होने चाहिए या 1 होने चाहिए, तो अपन लोग उस हिसाब से अपन लोग सेट कर लेंगे। तो जो 2 हाउसेस हैं उनको अपन लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं इसको? विधान परिषद, विधान परिषद, और इसको विधान सभा, विधान सभा। अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेम वैसी है जो हम लोगों की लोकसभा थी, हाउस ऑफ पीपल जो था, तो वही अगली बात इसमें हो गई। इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में पीपल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के हर उसमें होगी। अब जैसे मैंने बताया था कि केवल एक हाउस हम रखेंगे, तो हमें पता है कि अगर पीपल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसी हाउस में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो हर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, हर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसको अपन राज्य के लेजिस्लेचर में लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड स्टेट्स होंगे जिनमें हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल रखेंगे। आपकी मर्जी है, जो भी है आप रख सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है, अभी इंडिया में, इंडिया के अंदर केवल 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं। कितने हैं? 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब वो 6 स्टेट्स कौन से हैं? एक तो है आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक यूपी, एक बिहार, एक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटक। ये कितने हैं? 6 स्टेट हैं। 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें बाय कैमरल लेजिस्लेशन है। हिंदी में इसको बोले कि द्वि ध्रुवी है, मतलब सीधे इसमें 2 हाउसेज है केवल इसमें,
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, चूंकि हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी के बारे में बात करूं तो एमपी को भी इनने नोटिफाई कर दिया था, मतलब एमपी को भी इनने एक एक्ट में बोल दिया था। एक्ट ऑफ 1956 में जो एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो आया था, कौन सा एक्ट था? 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था, 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956 में जो आया था, उसमें हम लोगों ने एमपी को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, एमपी में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी ऐसा हम लोगों ने बोला था। लेकिन आपको पता है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उसमें आपको जो है प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे। कौन नोटिफाई करेंगे? प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे। ये कोई राज्य का मैटर नहीं है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, और प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के बाद आपकी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के कारण क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो अब क्या होगा, जब तक प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट नहीं करेंगे, सॉरी नॉमिनेट नहीं, नोटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसमें आपकी नहीं मानी जाएगी। तो एमपी में इस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट अभी भी हम लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ये वाली चीज होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए कुछ शर्तें तो होंगी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर कंपोजिशन की मैं बात करूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे मैंने राज्यसभा के कंपोजिशन की बात करी थी कि राज्यसभा में स्टेट के लोग चुने जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज के लोग चुने जाएंगे, और एक जो आपके 12 जो लोग होंगे वो आपके नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और उनको भी इनडायरेक्टली चुनेंगे, किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, विधानसभा के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाएंगे। लेकिन एक जो इसमें अगर शर्त की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर होंगे, कितने होंगे? मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी भी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, अब जैसे एमपी में बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 230 है, ठीक है। अब चूंकि एमपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं है, और अगर होती तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक सबसे बड़ा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? वो होगी आपकी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी होगी? 1/3, एक तिहाई होगी। मान लो अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 लोग हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा केवल 100 लोग हो सकते हैं। कितने लोग हो सकते हैं? केवल 100 लोग हो सकते हैं। ये हो गई मैक्सिमम। तो मिनिमम भी उन लोगों ने डिफाइन कर रखी है कि कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए। कितने? 40। अब मान लो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत कम ही लोग हैं, उन्होंने बोल दिया 1/3 की बात हो गई। अगर 1/3 की बात हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर लोगों ने मिनिमम डिसाइड नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो बड़ा किसी में अगर 90 ही हो तो क्या 30 रह जाएंगी, ऑब्वियस से कम रह गई, तो उन्होंने बोल दिया कि कम से कम 40 लोग होने चाहिए उसके अंदर। कितने होने चाहिए? 40 लोग होने चाहिए। और ये अब इससे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है कोई फिक्स तो नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में कितने सदस्य हैं, विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंड करेगी कि 1/3 मैक्सिमम होंगे और मिनिमम होंगे 40। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ शर्तें लिखी हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लिखी है कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 सीट्स हो सकते हैं, 500 मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो वो 60 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं, ओनली 60। तो अगर मैं एक स्ट्रेंथ की बात करूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 560 से लेके 500 के बीच हो सकती है। अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हो सकती है। अब मान लो कुछ राज्य जो कि छोटे हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखा जाए पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी भी बंटवारे होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड पे होते हैं। तो अगर कोई राज्य की स्ट्रेंथ में छोटे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉपुलेशन ही कमी हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन अगर कम हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितने मिनिमम तो हो ही नहीं पाएंगे सीट कहीं गई। तो उनने क्या किया, कुछ स्पेशल स्टेट्स बांट दी। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, साथ में अगर बात करूं सिक्किम, गोवा,
और गोवा। अब वैसे तो हम लोगों ने मिनिमम कितनी कर दी थी, 60 कर दी थी, लेकिन इनमें चूंकि ये छोटे छोटे हैं, स्टेट छोटी छोटी हैं, तो इनमें मिनिमम 30 होनी चाहिए। कितनी, इसी लिमिट घटा के कितनी कर दी, 30 कर दी। ऐसे अगर मैं बात करूं मिजोरम और नागालैंड की, किसकी, मिजोरम और नागालैंड की, तो उसकी कितनी कर दी है, 40। तो अब देखा जाए, अगर कोई ब्रॉडली पूछ ले, अगर कोई मोटा मोटा पूछ ले कि आपकी जो विधानसभा की जो सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, आप बोलोगे मैक्सिमम 500 होंगी। हाँ, मैक्सिमम उन्होंने बोल दिया 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम जो होंगी 60 होंगी। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में कितनी कर दी है, 30, और मिजोरम और नागालैंड में कितनी दी है, 40। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि लाइस, अब चूंकि इसमें जो ये तो हो गई सीट्स हो गई, ये तो सीट्स हो गई कि कितनी की है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर, याद रखना, उसमें प्रेसिडेंट, इसमें गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जो एक गवर्नर जो होता है वो नॉमिनेट कर सकता है, वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी उसको। तो नॉमिनेट करने के लिए ये एक मेंबर, कितना, एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर, ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में ये तो है ही है। साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। और ये 230 जो सीटें हैं, ऑब्वियसली 230 सीटें हैं, उनमें से एक तो वो करेगा, और बाकी के 229 कहां से आ रही हैं, जैसे अपनी क्या हुआ, उनने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली में बात कर रहा हूं मैं गवर्नर की। तो अपन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी क्या होगी। मतलब इस एमपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक लीडर चुना जाएगा, उसमें से ये चीजें आएंगी। अब मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, मतलब विधान परिषद में गवर्नर कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, तो वो करता है 1/6 मेंबर जितने होंगे उसमें से केवल गवर्नर ही, मतलब कितनी कर्री पावर है कि 1/6 मेंबर को अपने गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट। अब इसमें जो एक व्यक्ति है वो कौन से है, वो एंग्लो इंडियन वाले हैं। और अगर इसमें 1/6 की मैं बात करूं तो इसमें जो है वो कौन से हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज हो, किसके रिलेटेड, आपकी साइंस आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस आर्ट, कोई भी स्पेशल फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि केवल साइंस आर्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी से भी रिलेटेड अगर वो है तो 1/6 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं काउंसिल के अंदर। और मैंने काउंसिल में बता दिया है कि छह जगह जो है आप लोगों की स्टेट लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, 6 जगह होता है, ठीक है, केवल 6 उसमें है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि कौन इनका जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वही चीजें हैं जो अपनी लोकसभा राज्यसभा में थी। तो पहली कंडीशन होगी कि उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी, अगर उस व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का मेंबर चुनना है, तो उसकी जो मिनिमम एज होगी वो कितनी होगी, 30 ईयर। और अगर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का चुनना है, तो उसकी होनी चाहिए 25 ईयर। कितनी, 30 और 25, जैसा अपना लोकसभा और राज्यसभा में था। साथ में अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जैसे मैंने पहले वाले में भी बताया था, तो आरपीए 1951 में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस लिखी हैं, उनमें से एक कंडीशन क्या होगी, अब याद रखना, इसमें और उसमें अंतर है। क्या अंतर है कि अगर किसी व्यक्ति को एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद का अगर मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो उसकी एक शर्त होगी कि उस व्यक्ति को उस राज्य में इलेक्टर होना चाहिए, मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि याद रखना, उसमें क्या था, जो राज्यसभा की बात कर रहे थे उसको हटा दिया गया था बाद में, याद है, वो जरूरी नहीं था कि उस राज्य का हो या ना हो, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि मस्ट बी एन इलेक्टर फ्रॉम दैट स्टेट। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, होना ही चाहिए किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए,
अगर विधानसभा के चुनाव के लिए उसको लड़ना है, उसमें भी लिखा है कि उस व्यक्ति को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब जो राज्य की बात नहीं आ रही, अब ये राज्य की बात नहीं है, ये किसकी बात हो गई, उस राज्य के अंदर जिस क्षेत्र से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से उस इंसान को अपने लिए नामांकन भरना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर होना चाहिए, इलेक्टर, रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, मतलब उसको वोट उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से देना चाहिए। ये दो इसमें मेन, उसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा में ये अंतर है, इसीलिए मैं मेन वो बता रहा हूँ, और बाकी के सब आप छाप देना लोकसभा राज्यसभा का। ये मेन चीज है कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। इसके बाद अगर किसी को भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब का अगर के लिए चुनाव लड़ना है, तो ऑब्वियस ही बात है शेड्यूल कास्ट का उसको खुद को होना चाहिए। हाँ, अगर वो चाहे तो वो जनरल में भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये आपकी चीज हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें क्या है, जब मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा कराया था, उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ शर्तें थोड़ी सी मैंने कम कराई थी। इसमें अगर मैं बात करूं, क्योंकि अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो अपन लोग इसमें बात करें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन देखो, डिस्क्वालिफिकेशन की वही शर्तें हैं। एक तो पहली बात तो कि अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों की बात नहीं मानना हो, है ना, वो सॉरी, वो हटाने वाली बात, रिमूवल वाली बात आ गई। एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो पहली बात तो कि अगर वो व्यक्ति कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो, जैसे मैंने उसमें बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो, तो क्या होगा, वो उसको वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं अनसाउंड माइंड का हो, ये मैंने सब पहले उसमें बताया था, अनसाउंड माइंड का हो, बैंकरप्ट हो गया हो, इंसॉल्वेंटी मतलब दिवालिया घोषित हो गया हो, दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो भी नहीं लड़ सकता। साथ में अगर वो व्यक्ति अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको खो दे, इंडियन सिटीजनशिप को खो दे, इसका मतलब वो दूसरे देश में जाके उसकी नागरिकता ले ले। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो कोई व्यक्ति, जैसे मैंने सिटीजनशिप मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपको अभी बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर उस देश की नागरिकता ले लेता है, उस देश की नागरिकता ले लेता है, तो इंडिया में उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी साथ में, ठीक है। और भी 3-4 ग्राउंड है कि उसको हटा भी दिया जा सकता है, मालूम पड़ा वो देशद्रोह का केस लग गया और वगैरह वगैरह करके हटा दिया जाता, तो हटा भी सकते हैं, तो उसकी सिटीजनशिप हट गई हो, सिटीजनशिप हट गई हो। तो ये तो आपके डिस्क्वालिफिकेशन मोटे मोटे हो गए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी थोड़ी सी बातें लिखी गई हैं। अब अगर मैं देखा जाए तो पहली सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जैसे उसमें, अब ये याद रखना लोकसभा और राज्यसभा में भी यही होता है, लोकसभा राज्यसभा में भी होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट जिसको बनना है, अगर लेजिस्लेटिव बनना है या फिर पार्लियामेंट का अगर पार्ट बनना है, तो वो दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में एक साथ मेंबरशिप नहीं ले सकता। नो वन कैन take participation, no can be the member of no one can be the member of both house of the parliament, ये मैंने उसमें नहीं बताया था, पार्लियामेंट सेम टाइम, एट सेम टाइम, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि जो नो वन कैन बी द मेंबर ऑफ द बोथ ऑफ द पार्लियामेंट एट ए टाइम, कि एक समय में कोई व्यक्ति हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा का नहीं हो सकता, या फिर राज्यसभा का है तो वो लोकसभा का नहीं हो सकता। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, अपन बात तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कर रहे हैं ना, विधान परिषद की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं हो सकता, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर मेंबर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं हो सकता। तो याद रखना कि इनमें से ही अगर होगा, अगर साथ में हुआ
तो उसको वो सीट जो है वो वेकेट करनी पड़ेगी, वो सीट वेकेट करनी पड़ेगी। अब सीट वेकेट कैसे होगी? सीट वेकेट कैसे होगी? मान लो कि अगर कोई व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर चुना जा चुका है और वो पहले से राज्यसभा का मेंबर था, तो अगर उसने एक टाइम के बाद राज्यसभा के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक उसका जो राज्यसभा का जो पद है वो खाली हो जाएगा, अगर वो लोकसभा में है तो। और ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा का मतलब हो गया जनप्रतिनिधित्व, मतलब चुन के आया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रांग होगा, तो उसको राज्यसभा का पद छोड़ना ही पड़ेगा। और मान लो अगर वो चाहे, वैसे तो वॉलेंटरी, अगर वो चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से छोड़ सकता है, लेकिन अगर उसने नहीं चुना तो क्या होगा, वो राज्यसभा का पद को वेकेट कर देगा। ऐसे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का पद को वेकेट कर देगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब करने के लिए तो वॉलेंटरी उसको करना ही पड़ेगा कि चाहे राज्यसभा छोड़े। ऑब्वियस सी बात है, एक अगर साउंडेड माइंड होगा, मतलब अगर पागल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो राज्यसभा की छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन फिर ये प्रूव हो जाएगा ना कि वो अनसाउंड माइंड का है, कि भाई उसने राज्यसभा की सीट रख ली और वो लोकसभा की छोड़ दी, जो कि चुन के आ गया है, सबका प्रतिनिधित्व है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल होगी। ठीक है, अब अगर मैं छोटी सी बात करूं, बस ज्यादा टाइम का नहीं है, कि अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या अंतर है। पार्लियामेंट मतलब आपकी राज्य विधानमंडल और आपकी पार्लियामेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं ये अंतर सीधे सीधे बिल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिल, जो मैंने बिल की बात की थी, जो मैंने पहले विधेयक बताए थे, जब पिछले वीडियोस में जो बताए थे, 3 टाइप के विधेयक थे। मनी बिल, वैसे 4 टाइप के थे। पहला ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, मनी बिल धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि लेजिस्लेट जो राज्य से कोई रिलेशन नहीं है, कि राज्य के विधानमंडल में कोई रिलेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली में आता ही नहीं है, तो मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं, उससे तो कोई बिल्कुल रिलेशन ही नहीं हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल से रिलेशन, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल बिल तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, उसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा, तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के ऊपर मैं इसमें अंतर बताऊंगा कि लेजिस्लेटिव जो अपना स्टेट लेजिस्लेचर जो है और पार्लियामेंट जो है उसमें अंतर क्या होगा। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं, ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल को अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है, तो ऑर्डिनरी बिल कहां का इंट्रोड्यूस होगा। जैसे मैं पार्लियामेंट में बात करी थी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्डिनरी बिल। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी बिल आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये दोनों चीज मैंने बात की थी। अगर आपको पास करना है तो दोनों के पास बराबर की पावर है, और इसमें ही पास करना है तो दोनों के पास बराबर की पावर है। बट इसमें क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई डेडलॉक आ गया, डेडलॉक कैसे आता है कि अगर आपने एक हाउस से, अगर आपने बिल को पास करके भेज दिया, अगर एक हाउस से पास करके भेज दिया और दूसरे हाउस ने उसको पास नहीं किया या फिर रख लिया, तो क्या होगा, वो डेडलॉक लग गया, मतलब पास नहीं हो पाया, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई जो बिल है, अगर लोग एक हाउस से अगर पास होके गया है और दूसरे हाउस में वो पास नहीं हुआ, तो वो लगभग 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए अपने पास रिकमेंडेशन के लिए रख सकती है दूसरी पार्टी, चाहे वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो चाहे वो लोकसभा में। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो 6 महीने के लिए लोकसभा के पास रह सकता है, और अगर लोकसभा में हुआ तो 6 महीने के लिए राज्यसभा में। लेकिन इस केस में अगर इंट्रोडक्शन दूसरे में हो रहा है तो डेडलॉक लगाने के लिए आपको 3 मंथ मिनिमम, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपको बिल को या तो पास करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा या रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी है, लेकिन 3 महीने मैक्सिमम होते हैं। अब अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में मैंने बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में बात फंसती है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकते हैं और इन दोनों की बात पे रजामंदी करके वो उसका डेडलॉक का खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर बहुत ज्यादा है लेजिस्लेटिव काउंसिल से, क्योंकि चुन के तो यहीं से आ रहे हैं। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर ज्यादा है तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती,
जॉइंट सिटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें, कोई गवर्नर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं लेके आते हैं। और अगर बात फंस रही है, अगर बात फंस रही है कि हमें करना है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। अगर मैं बात करूं इस केस में कि जो पार्लियामेंट जो होगी, अगर चाहे, अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया है, अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया है और अगर वो राज्यसभा के पास गया है, तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन, अगर राज्यसभा ने उसको लौटा दिया और अगर दूसरी बार भेजा, अगर दूसरी बार भेजा राज्यसभा को, तो राज्यसभा को दूसरी बार भेजने के बाद क्या होगा, वो फिर से लोकसभा के पास भेज सकती है दोबारा से, और उसको चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकती है। मतलब दूसरी बार अगर बिल गया है राज्यसभा के पास, तो भी वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। मतलब सेम पावर है उसके पास, कोई ओवर राइडिंग पावर नहीं है। नो ओवर राइडिंग पावर, ओवर राइडिंग पावर, ठीक है, नो ओवर राइडिंग पावर, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। लेकिन इस केस में लोक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है, उसके पास ओवर राइडिंग पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। कैसे कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम की बात चल रही है, सेकेंड टाइम, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया है, कोई विधेयक पास किया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो उसको रिजेक्ट करे, चाहे अमेंड करे, चाहे कुछ भी करे, वो दोनों के पास तो दोनों में ही होना चाहिए ना बिल। तो अगर इन्होंने कर दिया रिजेक्ट और इन्होंने रिकमेंडेशन के रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे, अब वैसे तो बिल हो ही गया, आपका कोलैप्स हो गया, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से उसी बिल को लेजिस्लेटिव पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजती है, तो लेजिस्लेटिव पावर की कोई हक नहीं है, उसको वो पास करना ही पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली की सेकेंड टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली के पास इसमें ओवर राइडिंग पावर दी गई है, ओवर राइडिंग, इसमें ओवर राइडिंग पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली की। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें स्ट्रांग है, किससे, पार्लियामेंट की, लोकसभा से, ठीक है, राज्यसभा की तो थी, तो इसमें मेन इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं मनी बिल से रिलेटेड, कौन सी, धन विधेयक से रिलेटेड, ये अभी ऑर्डिनरी बिल की बात की थी, अब मैं धन विधेयक की बात करूं, तो मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में जो धन विधेयक जो होता है, मनी बिल जो होता है, वो कहां इंट्रोड्यूस होता है, ओनली लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा क्या है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, और हमारे राज्य के विधानमंडल में लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो मनी बिल में अगर बात करूं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो होगा वो लेजिस्लेटिव, जो लोकसभा के अंदर होगी वहां ये इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा मनी बिल। और अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना नहीं आएगा पार्लियामेंट में। कौन अप्रूवल देगा, सॉरी, रिकमेंड करेगा, मैं अप्रूवल बोल रहा हूं उसको, कौन रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें प्रायर रिकमेंडेशन किसकी होगी, गवर्नर की, ऑब्वियसली बात है, स्टेट की बात चल रही है तो गवर्नर की होगी। अब अगर मैं बात करूं कि अगर लेजिस्लेटिव, अब चूंकि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ये इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकसभा में अगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो राज्यसभा के पास भेजेंगे रिकमेंडेशन के लिए, ऐसे इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजेंगे रिकमेंडेशन के लिए। तो जो अगर राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी है और अगर उसको लोकसभा ने मान लिया है, तो बिल को पास माना जाएगा, बिल को पास माना जाएगा। लेकिन उसको बोलेंगे क्या कि उसको अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड वर्जन के साथ इसको हम लोगों ने पास किया है। और अगर उसने बोला है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं मानते, जो भी है, और अगर रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी, अब रिजेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो रिजेक्शन वाली पावर तो है ही नहीं है, ना इसमें ना इसमें। तो उसमें क्या होगा कि वो अगर वैसा का वैसा बिल को ही पास कर देते हैं, अगर उसमें एसेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, आपके ओरिजिनल फॉर्म में जो होगा बिल होगा वो पास माना जाएगा। ऐसे ही अगर जो बिल है, अगर जो बिल है वो पार्लियामेंट, जो दूसरी, जो अपने राज्यसभा के पास, ऐसे ही लोग एलसी के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कितने दिन के लिए रह सकता है, मैक्सिमम 14 डेज, 14 डेज मैक्सिमम, ऐसे इसमें 14 डेज मैक्सिमम,
14 डेज मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास रह सकता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब मैं अगर बात करूं कि डेडलॉक अगर लग गया, मान लो कि लोकसभा के अंदर अगर कोई बिल पास हो रहा है और राज्यसभा के अंदर नहीं मान रहे हैं, तो क्या डेडलॉक हो सकता है? अब जब पहले ही बता दिया है कि लोकसभा के अंदर अगर जैसे राज्यसभा के अंदर गया, राज्यसभा नहीं मान रही, तो लोकसभा उसको पास करेगी ही करेगी। तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो इसमें भी ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? वैसे तो इसमें ऑर्डिनरी बिल में भी नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग इसमें भी नहीं होती, ज्वाइंट सिटिंग इसमें भी नहीं होती है। तो ये वाली चीज आपकी छोटी छोटी सी बातें हो गई। अब अगर मैं बात करूं बाकी, अगर सारे के सारे जो पावर्स हैं वो सेम वैसे ही हैं जो आपकी पार्लियामेंट में थी, बस वो लोकसभा राज्यसभा को तोड़ के अपन क्या करेंगे, आपके क्या कर देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वही स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चुना जाते हैं, और ऐसे अपने वो होंगे। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चुने जा रहे हैं तो उसकी भी कौन सी क्वालिफिकेशन होंगी? सेम वही होंगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुनने की क्वालिफिकेशन होंगी। साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, अगर अगर उसको चुना गया है तो वही क्या करेगा, उसको प्रिसाइड करेगा। जैसे अपने स्पीकर की पावर थी ना, सेम इसकी भी पावर यही है, कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और चुना किस में से जाएगा? जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पूरी की पूरी असेंबली, उसमें से ही चुन लिया जाएगा, इनडायरेक्टली चुन लिया जाएगा। ठीक है, अब छोटी सी मैं बात करूं कि एमपीपीएससी कर रहे हैं अपन लोग, तो एमपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एमपी में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं? 230। कितनी है? 230 सीट्स हैं। अब अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं तो मैंने अभी बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में अपन ने एमपी को बोला था कि होगी, लेकिन प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां से बन जाएगी? अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। तो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई सीट नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं है, मतलब बाई कैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करूं तो यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर है, यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर है। कितने हैं? 403। 403, हाँ 403 मेंबर है। ठीक है, और चूंकि मैंने बताया था कि यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 100 मेंबर है। कितने हैं? 100। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने हैं? 100। जैसे मैंने बताया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? 1/3 होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 403 का 1/3 से तो ज्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है, 100 ज्यादा ही हो गया। तो इस हिसाब से अपन ने ये कर लिया मैक्सिमम, और उसकी बात कर ली अपन ने एमपी की। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि एससी एसटी सीट्स कितनी रिजर्व्ड है, एससी एसटी सीट्स, एससी एंड एसटी सीट्स कितनी रिजर्व्ड है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, काउंसिल के अंदर नहीं, क्योंकि काउंसिल तो है ही नहीं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एससी की सीट, अब जैसे मैंने बताया था ऑल इंडिया लेवल पे जब पार्लियामेंट की बात चल रही थी तो उसमें 48 सीट्स एससी की थी, और 47 कितनी थी अपनी किसकी? लेजिस्लेटिव 47 थी आपकी एसटी की। ठीक है, सॉरी 48 नहीं, 82 थी आई थिंक। कितनी थी? 84 थी, 84, मैं 46 बोला था, तो कितनी थी? 84 आपकी एससी की थी, और 47 जो थी वो एसटी की थी। ये रिजर्व थी आपकी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो उसमें एससी की सीट्स कितनी है अपनी किसके अंदर? अब ये तो जो कि ऑल इंडिया लेवल की बात चल रही है। अगर मैं इसकी बात करूं अपने एमपी के अंदर आपकी है 35 सीटें एससी की है, और एसटी की है 47। कितनी? 47 सीटें आपकी किसकी हैं? एसटी की रिजर्व्ड है। अब वो दिमाग में रखने के लिए अच्छा है कि एसटी की अपने ऑल इंडिया लेवल पे 47 सीट रिजर्व्ड है, और अपनी एमपी में भी 47 सीट रिजर्व्ड है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, छोटा सा डाटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 35 और 47। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर, और बाकी सब कुछ वही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, एमएलए वगैरह जो चुने जाएंगे तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही उनकी क्वालिफिकेशन होगी, सारा का सारा
वही है, कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब मैं अगर अगली टॉपिक पे बात करूं तो मैं इमरजेंसी से पहले क्या करूंगा, डिस्क्वालिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो था उसके बारे में मैंने बात की थी कि आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया था। तो छोटा सा डिस्कशन अपन उस पर भी कर लेते हैं 10-15 मिनट का, उसके बाद अपन इमरजेंसी की तरफ चल देंगे। तो क्या था 1985 के पहले क्या कर लगे थे लोग कि ना, अगर किसी भी एक पार्टी की वो ने मेंबरशिप ले ली, उसके बाद जैसे चुने गए वो पार्टियां बदल देते थे, कुछ भी कर लेते थे। तो 1985 में 1985 में, पहले बात करता हूं, 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। वो कौन सा था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें हम लोगों ने 10th शेड्यूल डाल दिया, जिसमें अपन ने एक एक्ट लेके आए, वो था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, जिसको अपन बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर दल बदलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, मतलब सजा वाली बात नहीं है, मतलब उसको मेंबरशिप से हटा देने वाली बात है। तो ये कौन सी थी? 1985 में आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल के अंदर। अब क्या हुआ, अब चूंकि इन लोगों ने वो तो बता दिया कि ये क्या होंगी, आपके डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो क्या हुआ, इसके बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन की वो बढ़ने लगी। तो सन 2003 में, कौन में, 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा आया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत हम लोगों ने ये बोला कि कौन डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। एक्सेप्शन क्या होंगे, अगर किसी मान लो बड़ा उनने बदल दिया, दल बदल दिया अपना, तो कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अपन ने किस में जोड़ दिया? 2003 में एक और प्रोविजन जोड़ दिया कि कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो पहले अगर छोटी छोटी बात करें तो आपको पता है कि कौन कौन होते हैं उसके अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। एक तो होते हैं आपके मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होंगे। दूसरे कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर। कौन से होंगे? प्राइवेट मेंबर, इसको अपन बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, क्योंकि प्राइवेट तो फिर वाली बात हो गई, इंडिपेंडेंट अब वो भी तो लड़े जाते हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर। और अगर मैं बात करूं तीसरे, वो कौन से होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कौन से? जो गवर्नर और प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करके एमपी और एमएलए बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात करें, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहली बात, अगर वो, पहला अगर केस है, अगर वो वॉलेंटरी, अपनी इच्छा के अनुसार वॉलेंटरी रिजाइन कर दें पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, पार्टी से, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को रिजाइन करते हैं, तो क्या होगा, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मतलब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि अगर वो पार्टी के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन नहीं मानते हैं, पार्टी के द्वारा लिया गया कोई डिसीजन नहीं मानते, और अगर जैसे उन्होंने बोला कि वोटिंग करो इसके पक्ष में, और अगर वो अपोज कर रहे हैं उसका, किसका अपोज कर रहे हैं, अगर पार्टी ऑर्डर को, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसके थ्रू? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के थ्रू इनको कर सकते हैं, ठीक है। वही कलेक्टिवली बात आ गई। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करूं तो इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं? जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चुने जाते। तो अगर ये व्यक्ति, अगर किसी चुनाव के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर चुनाव के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन कर ले, किसके बाद? चुनाव के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे ही नॉमिनेटेड की बात करूं कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट किया है, तो अभी ऐसे बात है, पहली बात तो उन्होंने जैसे बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये स्पेसिफिक नॉलेज रख रहे हैं, और मान लो बाद में आए कि हाँ ठीक है, अरे यार इनको भी अपन वाली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर, तो फिर तो पॉलिटिक्स में लीन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर अगर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसमें क्या है, अब ज्वाइन तो कर सकता है, ज्वाइन कर ले तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर ज्वाइन कर ले तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। 6 मंथ के अंदर अगर करें तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर 6 मंथ के बाद, जब वो सीट पे चुने गए हैं, जब वो सीट में नॉमिनेट किया गया है, अगर के बाद करे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब ये तो बोली बड़ी दुविधा हो गई कि यार इस टाइप की चीजें बता दी, तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जिसको पसंद ही नहीं आ रही पॉलिटिकल पार्टी, उसका पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ही खत्म हो गया, मतलब उनका सोच ही बदल गई जिस हिसाब से वो लोग आए थे, तो क्या हो सकता है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक नया अमेंडमेंट लेके आए, जिसके अंदर हम लोगों ने बताया कौन कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो डिस्क्वालीफाई दो टाइप से नहीं हो सकते इंसान, दो टाइप से नहीं हो सकते कि अगर किसी पार्टी में अगर कोई मर्ज कर रही हो दूसरी पार्टी, अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज कर रही हो तो उसके मेंबर जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, अब मर्ज तो अपन ने बोल दिया कि भैया हम लोगों ने कांग्रेस बनाई है और कांग्रेस को हमें मर्ज कराना है बीजेपी में, और बीजेपी में अब हम जो, अब चूंकि कांग्रेस में मान लो हम 500 लोग हैं, उनमें से 5 लोग जो हैं वो हम लोग बीजेपी में मर्ज करना चाहते हैं, और जो बाकी के जो 495 जो लोग हैं ना वो कांग्रेस के है ही नहीं। उन्होंने बोल दिया वो तो, ये तो कांग्रेस के है ही नहीं, हम ही तो मेन कांग्रेस के, हमने तो कांग्रेस चालू करी थी, हम तो बीजेपी में जा रहे हैं, हम तो पूरी पार्टी चेंज कर लेंगे। क्या ऐसे मर्जर हो सकता है, मतलब क्या उसमें मिल सकती है? तो इन्होंने साफ बोल दिया, इसकी भी कंडीशन रख दी, नहीं ये तो बोल वाली बात हो गई कि भैया अभी हम सब बढ़िया बाकी सब बेवकूफ, तो वही वाली 495 नहीं चुनेंगे। तो इसकी एक शर्त रख दी कि अगर किसी पार्टी में 2/3 मेंबर जो है, 2/3 मेंबर अगर किसी भी पार्टी में मर्ज होना चाहेंगे, 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी में मर्ज होना चाहेंगे तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है, वो मर्ज हो सकते हैं और वो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिसर, अगर कोई भी जो मेंबर है, अगर कोई भी मेंबर है, अगर उसने अपना पद त्यागा है, किस लिए, कि अगर उसे क्या है अपने या तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के पद पे चुना जाना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी, जैसे मैंने बताया था कि उसको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर उसको उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना जा रहा है तो वो उसमें से त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र देगा तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे? नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। उसको क्या, चूंकि वो उसकी कंडीशन ही यही है कि उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। अब अगर एक बात करें कि क्या ये चीजें जो उन्होंने बताई हैं कि डिस्क्वालीफाई करना, जैसे अभी सिंधिया वाला जो इंसिडेंट हुआ था, महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट चल रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि यार सिंधिया को तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए या फिर जो कर देना है। तो जितने भी सिंधिया जी के जितनी डिस्क्वालिफिकेशन की बातें थी, अब वैसे तो चाहे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, लेकिन इसका एक उन्होंने कंडीशन रख दी कि डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कौन करेंगे, डिसाइड कौन करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, स्पीकर जो होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ हाउस, दोनों की बात चल रही है ये मेरी। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो लोकसभा स्पीकर, और अगर मैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। स्पीकर ऑफ द हाउस ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसके डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब डिसाइड भी कैसे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनके पास रिटर्न में स्टेटमेंट आएगा, लिखा हुआ स्टेटमेंट आएगा कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब सिंधिया जी के केस में क्या हुआ था कि उनने किसी ने रिटर्न में स्टेटमेंट ही नहीं दिया स्पीकर को, तो उन लोगों ने डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया। तो ये वाली चीज हो गई कि डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी जो प्रोसेस है, डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर ऑफ हाउस, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो चाहे वो लोकसभा का हो। तो इस टाइप की चीजें आप डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, ये आपका सीधा हो गया 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई थी, जो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था,
और 2003 में भी थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके उसमें ये बता दिया गया था कि कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता कि अगर 2/3 मेंबर जो है, अगर पार्टी का मर्ज किया जाए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर वो किसी भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है या उस पर चुने जा रहे हैं, तो अगर वो त्याग पत्र देते हैं तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे इसमें लिखा था कि अगर वो वॉलंटरी रिजाइन कर दे पॉलिटिकल पार्टी से तो हो सकता है, लेकिन इसमें साथ में लिख दिया है कि नहीं, अगर वॉलंटरी रिजाइन कर रहे हैं लेकिन अगर इस पद के लिए कर रहे हैं तो नहीं हो सकते। तो ये वाली चीज आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ की हो गई। साथ अब मैं बात करता हूं इमरजेंसी प्रोविजंस की। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इमरजेंसी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं किसी भी स्टेट पे। अगर इमरजेंसी लग रही है तो क्या होगा, इमरजेंसी लगने का मतलब सीधा हुआ कि आपकी जो स्टेट्स की जो पावर्स है वो खत्म हो जाएंगी और वो किसके ऊपर जाएंगी, आपको जो सेंटर होगा वो मजबूत हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, मतलब कर ही सकता, पूरा का पूरा ले ही लेगा। तो ये चीज आपकी इमरजेंसी में। तो क्या इमरजेंसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा गया है? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कहां लिखा गया है? पार्ट 18। कहां पर? पार्ट 18, पार्ट 18 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और कौन से आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक इसकी बात की है? आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इसकी बात की गई है। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इसकी बात की गई है इमरजेंसी की। अब देखा जाए तो किसी भी देश में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, अब जो अपन ने कहां से लिया था? जर्मनी से लिया था। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करूं तो इमरजेंसी क्या होगी, 3 ग्राउंड पे अपन लगा सकते हैं। 3 ग्राउंड पे अपन लोग लगा सकते हैं। क्या क्या है वो? एक तो होगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। कौन सी? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इमरजेंसी नहीं बोलूंगा, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण जितनी भी इमरजेंसी लगेगी, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण जो भी इमरजेंसी लगी। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब एक्सटर्नल में कैसे? युद्ध छिड़ जाए, वॉर हो जाए, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, कोई भी बाहर से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी अगर अपनी सिक्योरिटी को कोई भी खतरा हुआ बाहरी लोगों से, तो क्या होगी? आप इस बेस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर इंटरनल, मतलब आर्म्ड रिवेलियन, मालूम पड़ा घर अपने देश में विद्रोह हो जाए, अपने देश में विद्रोह हो जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब मैं बात करूं ये किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में ये बोला गया है कि हम लोग वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, आर्म रेवेलियन के कारण आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगवा सकते हैं। प्रेसिडेंट लगा सकते हैं ना, ऑब्वियसली बता, लगा सकते हैं। और इसको हम लोगों ने बोल दिया है नेशनल इमरजेंसी। क्या? नेशनल इमरजेंसी। क्या बोल दिया है? नेशनल इमरजेंसी बोल दिया। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है? 352 में दी गई है, जिसको अपन एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन और वॉर से अपन लोग ला सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर किसी स्टेट में, अब चूंकि ये तो पूरी ऑल इंडिया लेवल की बात हो गई, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब हो जाए, मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा है अगर स्टेट की सरकार, तो क्या होगा? तो क्या होगा, हम लोग उसमें भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, उसमें भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब उसमें अगर कुछ भी काम नहीं कर पा रही है सरकार तो उसमें अपन इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 356 में। किसमें दिया है? आर्टिकल 356 में ये चीज अपन ने दी हुई है। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं, अपन लोग भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो यही है वो राष्ट्रपति शासन कि अगर किसी भी स्टेट में आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिगड़ गई है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया सकता है। तीसरी है जो आज तक नहीं लगी है, क्योंकि मैं बाद में नहीं बताऊंगा इसको, तो तीसरी है जो आज तक नहीं लगी है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छी बात है जो नहीं लगी है, कि आर्टिकल 360 में, आर्टिकल 360 में
एक चीज दी गई है कि अगर आपके देश में फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल, तो आप उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब देखा जाए तो 1991 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम लोग लगा सकते थे, लेकिन क्या अब वो तो अच्छा हुआ नरसिम्हा राव जी की सरकार ने क्या हुआ, और मनमोहन सिंह के और प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व के कारण क्या हुआ, जब फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उनके कारण उन्होंने उस सिचुएशन को संभाल लिया, नहीं तो उस टाइम पे पहली बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हिस्ट्री है हमारे यहाँ पे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जिंदगी में मतलब पूरे जितना भी इतिहास है हमारे इंडिया का, उसमें कभी भी नहीं लगी है, उसमें कभी भी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है कि लोगों की सैलरीज कम कर देना, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज में सैलरीज कम कर लेना, पूरा थोड़ा सा खर्चा बचाना, तो ये सब इमरजेंसी की बात हो गई। और जो स्टेट की जो पावर है फाइनेंस के ऊपर, उस पर कंट्रोल किसका हो जाता है, सेंटर का हो जाता है, उस पर कंट्रोल सेंटर का होता है। तो ये अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी का सीधी सीधी बात यह है कि इमरजेंसी का मतलब हुआ कि आपके जो स्टेट है उसकी पावर जो है कम हो जाएगी और जो सेंटर है उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपकी हो गई। इमरजेंसी का मेन आप दिमाग में ये रखना कि इमरजेंसी होते क्या है कि जो स्टेट को पावर छीन के सेंटर को दे देना, ठीक है, ये हो गई। अगर मैं बात करूं, पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि ये लंबा खींचेगा, तो इसकी बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात, अगर छुटता है प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ये लगभग 150 से ऊपर बार लग सकता है, 150 से ज्यादा लग चुका है। अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत कम लगा है, आप सुनते ही रहते होंगे न्यूज में भी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया, वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, तो 150 से ऊपर लग चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बेस पे अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो उसकी प्रोक्लेमेशन मतलब उसको लगाने की प्रक्रिया कैसी होगी, उसको लगाने की प्रक्रिया कैसी होगी। अगर ये रूल लगना है तो पहली बात तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, लोकसभा, इसमें जो मेन जो आया है जो अपने रूल में लिखा हुआ है उसमें लोकसभा या राज्यसभा, कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल होना चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लोग क्या करेंगे, एक बिल पास करेंगे, वो भी कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनरी जो जो अपना प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग जाएगा। कौन सी, इसमें कौन सी वो होगी, सिंपल मेजोरिटी का मैंने पिछली बार भी मतलब बताया था कि अगर किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या किसी भी हाउस में जो मेंबर होंगे जितने प्रेजेंट हुए उसकी जो आपकी बहुमत जो होगा वो होगा, ठीक है। तो जैसे अब उस टाइम पे जितने प्रेजेंट होंगे उसकी वोटिंग में जितनी आपको मिली, बहुमत मिला, उसके आपके सिंपल मेजोरिटी होगी, ठीक है। तो याद रखना सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। दूसरी चीज ये क्या है, प्रोक्लेमेशन की बात कर रही है, प्रोक्लेमेशन मतलब लगाना, लगाना, लगा कैसे सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से लगा सकते हैं। और अगर हटाना है तो हटाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी से हट सकती है, सिंपल मेजोरिटी से हट सकती है। बट इसमें एक कैच है, क्या ये मैक्सिमम कितने दिन के लग सकती है, मैक्सिमम कितने दिन के लिए लगा सकती है, कैच है कि ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकती है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। किसी स्टेट में जो आपकी प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो 3 साल के लिए लगेगा, लेकिन क्या एक बार में लिया और लगा दिया, नहीं, मैक्सिमम पहले 6 महीने के लिए लगेगी, कम, पहले 6 महीने के लिए लगेगी, उसके बाद आप फिर से रेजोल्यूशन लेके आए असेंबली में और उसके बाद ये बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम 3 साल के लिए लगेगी। उसके बाद आपको हटाना ही पड़ेगा, फिर बाद में सरकार तो बनानी पड़ेगी। तो ये वाली चीज हो गई, ये अपनी छोटी सी चीज है, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा मतलब केवल पार्लियामेंट में, एक और कैच है, एक और कंडीशन है कि केवल पार्लियामेंट में ही होगा, पार्लियामेंट में, ठीक है। आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में ये कोई बिल लेके नहीं आ सकते कि आप लोग इमरजेंसी लगा दो या ना लगा दो। तो ये वाली चीज हो गई। और मान लो कि अगर उस टाइम पे लोकसभा जो है, उस टाइम पे अगर लोकसभा सेशन में नहीं है या फिर कोई भी सेशन में नहीं है और आपको प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो क्या होगा, मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम मिलेगा। कितने मंथ का, 1 मंथ का, वैसे 2 मंथ, सॉरी 2 मंथ का टाइम मिलेगा। तो आपको 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको इसको अप्रूवल देना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन को कि हाँ इमरजेंसी चलती रहेगी। और मान लो अगर 2 महीने के अंदर इसको अप्रूवल नहीं मिला तो वहीं पे इमरजेंसी सीड हो जाएगी, मतलब वो प्रोक्लेम
हो जाएगी, ठीक है, प्रोक्लेम हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोक्लेम हो जाएगी अगर 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव दे दिया तो, ठीक है। अगर अब ये सबसे बड़ी बात जो है एक्सटर्नल और इंटरनल के बेस पे अगर मैं बात करूं, इसमें थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ज्यादा लंबा भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। तो अपन ने देखा कि आर्टिकल 352 के तहत ये जो होगी, पहले मैं मिटाल दूं, तो ये जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी जो है वो अपनी किस बेस पे लग रही थी, वॉर पे, इंटरनल इमरजेंसी, आर्म रेबेलियन और अपनी एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे। लेकिन क्या हुआ, अब चूंकि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई दी थी 1975 में, तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, उसमें ये जो आर्म्ड रिबेलियन नाम की जो चीज थी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कितना गंदा वर्ड है कि यार हथियार लेके लोग आ गए और अब ये किया, तो आर्म्ड रिबेलियन नाम का जो वर्ड था उसको चेंज कर दिया किससे, इंटरनल एग्रेशन से, मतलब हमारे अंदरूनी जो मामलों के कारण जो डिस्टरबेंस आ गया उसके कारण आपने बोल दिया कि आर्म्ड रिबेलियन, भैया कि हथियार लेके आ गए लड़ने के लिए, तो बहुत बुरा लगता था। तो इन लोगों ने ये वाला टर्म 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से चेंज कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो प्रेसिडेंट है क्या वो उसको प्रोक्लेम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो वो उसको प्रोक्लेम कैसे किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कैसे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्रोक्लेम कर सकते हैं, मतलब इसको लगा सकते हैं अपनी मर्जी से अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो। लेकिन इसकी भी शर्त है, पहले क्या था, पहले तो पूरी की पूरी कर सकते थे, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज और जोड़ दी गई, उस पर लिमिटेशन लगा दी गई कि भैया उसकी वो तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, तो उसके कारण क्या होगा, तो उसको लिमिटेशन कर दिया गया। तो उन्होंने बोल दिया कि लोकसभा और राज्यसभा से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। उसमें 2 महीने थे, इसमें 1 महीने के अंदर, लेकिन इसमें भी ओरिजिनली 2 महीने के अंदर था, लेकिन वही वाली बात है, मिसयूज हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने 1 मंथ कर दिया कि 1 मंथ के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, कि अप्रूवल मतलब उनको बोलना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा को कि ये आपका जो है इमरजेंसी चालू रहेगी। और इमरजेंसी को चालू रखने के लिए, जैसे उसमें मैंने बताया था कि 6th मंथ के लिए, मैक्सिमम 6th मंथ के लिए आप एक बार में इमरजेंसी लगा सकते हैं 6 मंथ के लिए, और इसके बाद चाहे तो वो उसके बाद आगे भी बढ़ा सकते हैं, बार बार वही लोकसभा राज्यसभा की परमिशन लेके उसको आगे बढ़ा सकता है। और कितने टाइम के लिए, उसमें तो 3 साल के लिए बढ़ा सकते थे प्रेसिडेंट रूल में, इसमें इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट अनंत काल के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए इसको अपन लगा सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि इनडेफिनेट टाइम के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा में कैसे होगा, प्रोक्लेम करने के लिए बिल लेके आना पड़ेगा, और बिल लेके आए हैं तो उसकी क्या होगी, आपको मेजोरिटी बतानी पड़ेगी, मेजोरिटी किस मेजोरिटी से आपको ये पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों कहां थे हम, लोकसभा और राज्यसभा में। अब जो आपकी जो लग रही थी, आपकी जो इमरजेंसी लग रही थी, तो इमरजेंसी लगाने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसमें वही वाली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, इसमें एक चीज जोड़ दी गई थी कि अगर आपको ये लगानी है तो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है लोकसभा या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही अप्रूवल मिलेगा। स्पेशल मेजोरिटी मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब चूंकि स्पेशल मेजोरिटी वैसे तो होती है कि आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ जो होगी उसका 2/3, जो जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसके 2/3 मेंबर होंगे, लेकिन इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी का भी एक टाइप है, तो उसके हिसाब से जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो होगी, जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। तो ये वाली स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोक्लेमेशन की, प्रोक्लेमेशन और रिवोक की,
मतलब रिवोक। अगर मैं जैसे प्रोक्लेमेशन मतलब लगाना, अगर मैं लगाने की बात करूं तो इन दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपको हटाना है और लगाना, इनमें अंतर क्या है कि लगाने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आपको किसी भी बिल, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसमें स्पेशल मेजोरिटी से इसको अप्रूव कराना पड़ेगा, इसको अप्रूव कराना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर आपको इसको रिवोक कराना है, इसको अगर आपको रिवोक कराना है तो केवल लोकसभा से काम चल जाएगा। किससे? केवल लोकसभा, भी एक सिंपल लोकसभा से काम चल जाएगा और ओनली सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा बोल देगी कि इसको रिवोक कर दो, तो वो इसको रिवोक कर सकते। रिवोक का मतलब हटाना, उससे हटाना। सिंपल मेजोरिटी क्या था कि जितने भी मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसका बहुमत, उसका बहुमत, तो वो हो गई आपकी सिंपल मेजोरिटी। तो केवल ये ओनली लोकसभा से भी रिवोक हो सकती है, लेकिन इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वही वाली बात है कि अगर कोई बिल पास कराना है तो दोनों की दयामंदी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनरी बिल की तरह चलता है, लेकिन बस इसमें स्पेशल मेजोरिटी से होगा, इसमें सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो ये वाली चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर किसी जगह पर, ये तो अपन ने बता दी कैसे लगती है और कैसे हटती है, वो भी प्रेसिडेंट तो लगाएगा, लेकिन इस टाइप से भी लगेगी और हटेगी। अगर मैं बात करूं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, सीधी सीधी बात है कि अगर आपने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो इसका किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात अगर मैं करूं तो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर मैं बात करूं, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो सेंटर जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, स्टेट जो होगी वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, स्टेट जो होगी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। और स्टेट से रिलेटेड जितने भी, अगर मान लो स्टेट लिस्ट से चीजें जो है वो उस पर भी डिसीजन लेने लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नेशनल इमरजेंसी लग गया, इट मींस जो आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बताया था, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो आपका यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर, अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट के ऊपर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो नेशनल इमरजेंसी लग गई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। कितना? 358 और 359, ये दो आर्टिकल हैं। इन दो आर्टिकल की वजह से आपके फंडामेंटल राइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली बात क्या है कि अगर मैं आर्टिकल 358 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 358 की बात करूं, तो आर्टिकल 358 अगर लग गया, आर्टिकल 358 अगर लग गया तो आपका जो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 में जो आपको 6 फ्रीडम मिली थी, 6 फ्रीडम मिली थी, वो आपकी अबॉलिश हो सकती है, मतलब वो आपको रोक सकती है, उसको वो रोक सकती है। तो ठीक है, ये आपके अबॉलिश कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आर्टिकल 19 में। अब अगर बोल दिया है कि आपको अगर फ्रीडम ही नहीं है तो फिर काय की, फिर आपको फंडामेंटल राइट की बोले, मतलब मैंने बताया लिमिटेशंस हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आर्टिकल 359 क्या वैसे ही लगा सकते हैं? नहीं, आर्टिकल 359 लगाने की भी एक कंडीशन दी है कि आर्टिकल 359 लगाने के लिए आपकी जो इमरजेंसी है वो आपको एक्सटर्नल और वॉर के बेस पर ही होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर होगा तभी वो आर्टिकल 19 को लगाएंगे, हटाएंगे, मतलब आर्टिकल 358 का यूज करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होंगे, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 को हटाने की, तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो होल इंडिया में आर्टिकल 19 को नहीं हटाएंगे, वो एक स्पेसिफिक एरिया होगा, स्पेसिफिक एरिया होगा उसमें वो हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है इसकी वजह से, तो वहां पे थोड़ा सा वो लगा सकते हैं, मतलब पूरे इंडिया में नहीं, चाहे तो पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं,
चाहे तो पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं और चाहे वो एक स्पेसिफिक एरिया में भी लगा सकते हैं, उनकी मर्जी है, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। लेकिन आर्टिकल 358 अगर आया, ये आर्टिकल 19 अगर 358 अगर आया तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली, कैसे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। याद रखना, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर आर्टिकल 358 आ गया तो। इसीलिए हर बार नहीं आता है, लेकिन भी अपने प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो कब लेके आना है कब नहीं लेके आना, उनको लगा तो। और आर्टिकल 359 अगर कहीं आया, अगर आर्टिकल 359 अगर कहीं आया तो ऑब्वियस ही बात है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे। बस केवल किसको छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के आपके सारे के सारे आर्टिकल सस्पेंड आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो होंगे वो हट जाएंगे। अब इससे आप देख पा रहे होंगे कि इससे केवल एक ही फंडामेंटल राइट जा रहा है, इससे केवल एक ही फंडामेंटल राइट जा रहा है। तो ये अपने प्रेसिडेंट की मर्जी है कि उसको आर्टिकल 358 लगाना है। और अगर आर्टिकल 358 लग गया, आर्टिकल 358 लग गया तो वो पूरे के पूरे जो इंडिया है, जो यूनियन है उसके अंदर आपका आर्टिकल 19 जो होगा सस्पेंड हो जाएगा। पूरे होल, ये क्या है, होल इंडिया पे लगता है, होल इंडिया पे लगता है। पहले आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था जो भी था, या फिर समझा नहीं पा रहा था मैं पहले। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आर्टिकल 358 प्रेसिडेंट ने लगा दिया तो आपका आर्टिकल 19 पूरी इंडिया से सस्पेंड हो जाएगा। और कब तक के लिए, जब तक वो इमरजेंसी लगी हुई है, जब तक वो इमरजेंसी लगी हुई है, जब तक वो इमरजेंसी लगी हुई है तब तक के लिए ये होल इंडिया से ये सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट हट सकते हैं केवल 20 और 21 को छोड़ के। तो इसमें एक अपन को इम्यूनिटी अच्छी मिली है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, याद रखना, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड टाइम के लिए वो किसी भी जो अपने फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर सकता है। चाहे वो पूरे नहीं करेंगे लेकिन एक लिमिट होगी इसके ऊपर, वो को भी कर सकता है। और ये अपने प्रेसिडेंट की मर्जी है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली है, ये ऑटोमेटिकली नहीं है। ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रहे थे 358 में और 359 में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि अगर आर्टिकल 359 आता है, दो ही आर्टिकल है मेन, कि आर्टिकल 358 अगर आएगा तो आपका आर्टिकल 19 जो होगा वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देगा। और ये प्रेसिडेंट ने अगर लगाया अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है वो कभी, क्योंकि बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये होल इंडिया में लागू हो जाएगा। और कब तक के लिए, पूरी इमरजेंसी टाइम के लिए, जब तक इमरजेंसी होगी तब तक ये लगा रहेगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 359 की तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, वो याद है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव विद डिग्निटी वाली चीज है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो होंगे वो सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट जो होंगे वो स्पेसिफिक एरिया के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको लगाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। एक 1962 में, याद रखना, 1962 में, 1971 में और 1975 में, याद है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता है कि वॉर के कारण हुआ, ये बांग्लादेश बना तब हुआ, तो ये तो वॉर के कारण थे। लेकिन अगर 1975 की इमरजेंसी की बात करूं तो आपको पता है उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उनने क्या किया था, इंटरनल एग्रेशन के कारण, यही वाली आर्म्ड रिबेलियन वाली जो मैं बात कर रहा हूं उसको चेंज करके इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दिया, उसके कारण ये इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी थी। और इस टाइम फिर ने ये भी बोल दिया था कि भैया
तुम जो कर दो, और जो लोकसभा राज्यसभा वाली जो पावर है उनको भी चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे मैंने बताया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं छोटी सी बात करूं कि प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या अंतर हो जाएगा, तो वो ये है कि प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के कारण होगा, लाया जा सकता है। और अगर मैं प्रेसिडेंट रूल की बात करूं तो वो एक स्टेट स्पेसिफिक लगाया जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चेंज होगी तो। अब इसकी बात करूं, जो कि मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं, तो इसको कितना 6 महीने के अंतराल के साथ साथ 6 महीने के बाद, हर बार 6 महीने में लगाएंगे, फिर उसको बार बार लगा देते हैं, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनंत काल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम 3 साल के लिए लगा सकता है। अगर इसको प्रोक्लेम करना है, इसको अगर लगाना है, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। और अगर उसमें आपको अगर लगाना है तो केवल आप लोकसभा ही वो कर सकती है, जो प्रेसिडेंट जो होगा लोकसभा ही कर सकती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से, जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर सकती है। इसमें ये क्या था अपना, इसमें इसमें क्या था, जो था वो स्पेशल मेजोरिटी से था, वो उसमें अपना सिंपल मेजोरिटी से था। बस अंतर यही है, वो लगाने और निकालने का काम वही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने बता दिया 360 के अंदर था बस। अब अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट रूल की, जो मैं छोटी सी चीज बताना मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, मैं बता रहा हूं कि प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है, प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है, तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो विधान परिषद है, विधान परिषद है किसकी, राज्य की विधान परिषद है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली होता है, जैसे अगर जैसे ही लगा प्रेसिडेंट रूल वैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसमें पहली बात है कि वो बाद में हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये डिसॉल्व हो जाएगी तो पावर किसके हाथ में आ गई, सेंटर के हाथ में आ गई, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा इधर उसको लगा रहे हैं, तो उसके हाथ में आ गई, तो वो बाद में उसको डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली। ये एक ही जो चीज है जो उससे हो सकती है नेशनल, अगर आपका प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं लग रहा है, राष्ट्रपति शासन अगर लग रहा है, तो जो विधान परिषद जो है राज्य की, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, वो बाद में हो जाएगी जो भी होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व क्या होगी, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। तो आप लोगों का मैंने इमरजेंसी वगैरह ये सब कंप्लीट करा दिया है। अगले जो वीडियो होगी, अगले जो लेक्चर्स होंगे, हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे आपकी जुडिशरी, जो आपकी न्यायपालिका है, उसमें अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिससे रिलेटेड आपके जो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बस आपका जो एमपीपीएससी से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और बन सकते हैं मैक्सिमम, तो वो उससे मैं रिलेटेड आपको आगे ले जाऊंगा। तो जुडिशरी कराऊंगा, उसके बाद पंचायती राज, और जैसे पंचायती राज होता है, अपन सारे इलेक्शन अगर एक दिन में हो जाए तो ठीक है। तो इलेक्शन वैसे तो मैं सारा का सारा करा ही चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड जो चीजें करा चुका हूँ, तो उसमें भी स्पेशल में कुछ नहीं कराने वाला। अब मैं उसके बाद तुरंत लेके जाऊंगा आपको आयोग के पास, तो आयोग आपके कंप्लीट, और उसके बाद आपकी पॉलिटी खत्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करें।